मुझे नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रो पोटेंशियल। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अंडर स्टडी करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं इसको, वो समय नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको इस पर छोटा सा वीडियो डालने जा रहा हूँ। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें बताती है कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या असर पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने, आपको शायद किसी और का मैंने वीडियो भेजा था, तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो वहाँ पे चार्ज सेपरेशन होते थे, फिर मैंने सिंपलेस्ट वे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कह सकते हो कि जो टेंडेंसी होती है किसी इलेक्ट्रोड की टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो गेन वाली होती है उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का मैंने बताया था आपको, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जनरली हम जो है एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। उसकी एप्लीकेशन भी आपने की होगी। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कि जो अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, बेसिकली क्या होता है जब भी आप कोई इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, हम डिप करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कोई, उसके सोल्यूशन बना के उसमें हम इलेक्ट्रोड डिप करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे वेरी करता है। इसी तरह से जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, एक बार हमने 25 डिग्री के ऊपर किया, फिर हमने 40 पे किया, 50 पे किया, तो हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी जो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है टू गेन या लूज करने की, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन वेरी करने से। तो नर्नेस्ट जो है इसने एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन दी है जो हमें यही बताएगी कि क्या असर पड़ेगा। बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने बताया था आपको। अब किसी और कंसंट्रेशन के ऊपर, आप किसी और टेम्परेचर के ऊपर हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, नर्नेस्ट इक्वेशन की। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑन ईएमएफ ऑफ ए सेल or cell potential can be understood with the help of Nernst equation and which can be derived from thermodynamic relations। ये जो Nernst equation होती है ये हमें बताती है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या असर पड़ेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। अब आप ये भी जानते हैं कि जो ईएमएफ सेल होता है, जहाँ जिसको हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। जनरली हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं वहाँ पे। तो अब अगर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के ऊपर असर पड़ रहा है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का, तो डेफिनेटली जो ईएमएफ है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो नर्नेस्ट इक्वेशन आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या असर पड़ेगा और जो सेल पोटेंशियल है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब नर्नेस्ट इक्वेशन जो है ये बेसिकली ड्राइव कहाँ से होती है, ये होती है थर्मोडायनेमिक रिलेशन से। हम जानते हैं कोई भी हमारे पास अगर इस तरह से कोई रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है इसकी जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो किस बराबर होगी, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो या डेल्टा जी नॉट बोलते हैं। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, प्लस इसमें क्या ऐड होगा, आरटी लॉग नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी डी की पावर डी। बेसिकली जो हमने कंसंट्रेशन सी ली है, ये मोलर कंसंट्रेशन लेनी है आपने, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए डिवाइडेड बाय इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो इसमें आपने याद रखना जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आपने ऊपर लिखने हैं, जो रिएक्टेंट हैं वो आपने नीचे लिखने हैं, और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, मोलर कोफिशिएंट हैं, उनकी आपने पावर ले लेनी। जैसे यहाँ पे सी था तो पावर सी आ गई, यहाँ डी था तो हमने यहाँ पे डी ले लिया, जहाँ पे स्मॉल ए था, स्मॉल ए बी सी डी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये रिलेशन आपने 11th में किया है कि डेल्टा जी किस बराबर होता है, डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग नेचुरल इनटू सी रेज पावर सी डी रेज पावर डी डिवाइडेड बाय ए रेज पावर ए इनटू बी रेज पावर बी। जहाँ पे आर क्या है, इसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है याद रखना है, 8.314 किलो जूल पर मोल होती है इसकी वैल्यू। आर की जो गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 किलो जूल पर मोल होती है। अब टी क्या है, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये केल्विन स्केल पे है। टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है केल्विन स्केल में। बाकी सी और डी तो आपको पता ही है, मोलर कंसंट्रेशन। तो
इसी तरह से ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे जब इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई रिएक्शन होती है। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जहाँ तो ऑक्सीडेशन होगी, जहाँ रिडक्शन होगी, तो हम कैथोड के ऊपर ले लेते हैं क्या रिएक्शन होगी। मान लीजिए हमारे पास कैथोड के ऊपर कोई मेटल है, उसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज है, मेटल आयन है, इसके ऊपर चार्ज 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसकी रिडक्शन हो रही है, प्लस n इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्योर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही इक्वेशन जो है ये वाली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसके हिसाब से हमारे पास डेल्टा जी क्या आ जाएगा, डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट हमारा यही है। आप सोचेंगे सर यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन नहीं ली है, उसको नहीं लेना है, आपने सिर्फ Mn पॉजिटिव जो है मेटल आयन है उसको लेना है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन हो रही थी, मैंने रिडक्शन ही ली है, तो आपने रिडक्शन ही लेनी है। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन भी है उसको भी आप रिवर्स करके यूज कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये आगे हम जो हमने सेल पोटेंशियल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव करनी है वहां पे आपको बताएंगे। अब आपको पता है कि कोई भी प्योर सबस्टांस हो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है याद रखना हमेशा 1 होती है, बट कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सबस्टांस इज ऑलवेज यूनिटी। ये याद रखना आपने कि कोई प्योर सबस्टांस है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये लिख लिया, ये प्योर सबस्टांस था तो लिख लिया कंसंट्रेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसलिए डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग नेचुरल, ये 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। बट डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है, ये होता है मेजरमेंट ऑफ यूजफुल वर्क। तो डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी जो है जो हमें क्या बताती है, जो बताती है हमें यूजफुल वर्क क्या है। तो हमारे पास जो यूजफुल वर्क आएगा बेसिकली वो आएगा हमारे पास जो जब सेल फॉर्म होगा, सेल से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो सेल में हम यूजफुल वर्क इसके आप लिखेंगे NFE सेल। अब इलेक्ट्रोड के लिए हम यहाँ पे सेल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड से जो हमें यूजफुल वर्क मिलेगा वो क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE इलेक्ट्रोड। तो डेल्टा जी जो होता है डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं, मैंने बताया था आपको, मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो आता है NFE आता है जी। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो सकता है, सेल पोटेंशियल भी हो सकता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ई इलेक्ट्रोड लिखा है। तो डेल्टा जी क्या आएगा, माइनस NFE इलेक्ट्रोड। और डेल्टा जी जीरो क्या है, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, माइनस NFE नॉट इलेक्ट्रोड। हमने 11th में दोनों किए थे बच्चे, वहां से देख लेना है। वेयर EL एंड E नॉट EL क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब E वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और E नॉट इलेक्ट्रोड वाला क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ तक ठीक है। तो अब इसको हम आगे करते हैं, इसको आगे हमने डेरिवेशन करनी है, फाइनल तक पहुंचना है। तो इस इक्वेशन से आपको पता है ये माइनस NFE इलेक्ट्रोड इक्वल टू माइनस NFE जीरो इलेक्ट्रोड प्लस RT लॉग नेचुरल 1 बाई Mn पॉजिटिव आया था लास्ट इक्वेशन ये थी पहली स्लाइड में। अब अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड माइनस NF से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, EL, ये NF कैंसिल हो जाएगा, माइनस NF, इधर भी माइनस NF कैंसिल हो जाएगा। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, RT डिवाइडेड बाय, यहाँ प्लस था, प्लस RT डिवाइडेड बाय माइनस NF, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने सीधा लिख दिया E इलेक्ट्रोड किस तरह होगा, E नॉट इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल 1 बाई Mn पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद अब अगर हम जहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ये लॉग 1 बाई Mn पॉजिटिव है, इसको ऊपर लेके जाए तो जो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको 1 बाई की जगह आप क्या लिखते हैं, सिंपली लॉग Mn पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो हमें पता है R जो है वो किस तरह का होता है, गैस कांस्टेंट है 8.314 किलो जूल पर मोल है, F जो है 96,500 कूलम होता है, और अगर टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन हो, और अगर हम इस लॉग को कन्वर्ट कर दें Ln को कॉमन लॉग में, जहाँ पे LOG लिख दें, तो लॉग कॉमन लॉग को आपने अगर जो नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपको याद रखना है Ln(x) जो होता है ये होता है 2.303 log x। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको नेचुरल लॉग को किसमें कन्वर्ट कर दिया, LOG से, तो मल्टीप्लाई किसके साथ किया होगा 2.303। ये सारा सब्स्टिट्यूट करने से 8.314 R आ गया, T आपका 298 केल्विन आ गया, F आपका 596,500 कूलम आ गया, मल्टीप्लाई 2.303
इंटू log, ये आ गया आपके पास। इन सारे को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n हमें देखना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दो कर रहा है, ये हम जनरलाइज कर रहे हैं n इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। तो ये हमारे पास आएगा ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 LOG log, ये होता है कॉमन लॉग होता है Mn पॉजिटिव। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ई इलेक्ट्रोड, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ई प्लस, इसको आप कह सकते हैं 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं Mn पॉजिटिव, ये वाला जहाँ पे लिख सकते हैं कि उसमें आप बता दो कि हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉमन लॉग में। फिर आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.0591 अपॉन n log Mn पॉजिटिव। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमें इक्वेशन क्या बताएगी, ये हमें बताएगी रूल ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। अगर आप यहाँ पे Mn पॉजिटिव मेटल आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन अगर आप चेंज करते जाते हो तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ये तो आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये फिक्स है, ये हर एक इलेक्ट्रोड का क्या होगा, फिक्स्ड होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी में ऐड क्या होगा, ये वाली टर्म जो है ये ऐड होगी इसमें, कंसंट्रेशन चेंज करते बढ़ाता है, ये बढ़ाता है, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर आपको टेम्परेचर का रोल भी देखना है तो फिर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू 298 मत लिखिए, आप जो भी टेम्परेचर है वो लिख लीजिए, तो उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम आप अप्लाई करेंगे आगे सेल पोटेंशियल निकालने के लिए कि सेल पोटेंशियल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं EMF ऑफ सेल, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डैनियल सेल। आपने पढ़ा है इसमें जिंक की इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में डिप की होती है, कॉपर की इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डिप की होती है। तो आपको पता है सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, वहाँ से इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे जिस तरह से हमने इक्वेशन जो ड्राइव की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, सिमिलरली हम जो है ई सेल के लिए, EMF सेल के लिए हम ड्राइव कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे करनी है, पहले आप इसको हेडिंग दे सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन EMF ऑफ ए सेल, जहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। इसको हम नर्नेस्ट इक्वेशन भी बोलेंगे, एक ही बात है। यहाँ नर्नेस्ट इक्वेशन आ जाए आपको एग्जाम में, जहाँ आपको आ जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन EMF, जहाँ ई सेल के ऊपर, जहाँ सेल पोटेंशियल के ऊपर, तो यही क्वेश्चन करना आपने। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन EMF of a cell can be understood by applying Nernst equation for electrode potential in Daniell cell। तो इसको समझने के लिए बच्चे आपने डैनियल सेल की एग्जांपल लेनी है। डैनियल सेल आपको पढ़ाया था सबसे पहले, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू किया था उसमें हमने बात की थी डैनियल सेल की। तो डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड होती है, जिंक सल्फेट में डिप की होती है, इसी तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड होती है, कॉपर सल्फेट में डिप की होती है, बीच में साल्ट ब्रिज लगाया होता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। ऐसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड का भी हम निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। तो आपको पता है ई सेल जो होता है, EMF ऑफ ए सेल क्या होता है, या सिंपली EMF बोल सकते हैं। तो EMF किसके बराबर होता है, वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना आपने। तो कैथोड के ऊपर आपको पता है रिडक्शन होती है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, पर आपने डिफरेंस जहाँ तो रिडक्शन का लेना है, जहाँ ऑक्सीडेशन का लेना है। तो आप क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा, कैथोड का, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड जो है, जो आपको क्या देगा, सेल पोटेंशियल देगा। तो डैनियल सेल की हेल्प से आप समझने की कोशिश करेंगे कि EMF के ऊपर क्या असर पड़ेगा टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का। तो चलिए पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं कि जो हमारे पास डैनियल सेल में उसमें रिएक्शन क्या होती है, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है और कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होती है। इन डैनियल सेल रिएक्शन एट एनोड, एनोड कौन है, जिंक है, जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। आपको पता है जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पर हमने नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव की थी, हमने इसको इस तरह लिखना है, रिडक्शन रिएक्शन पहले लिखनी है, तो उसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक। तो ये आपने इस तरह से लिख ली।
तो अब हमारे पास ई एनोड जो है, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर आएगा, जो जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, क्योंकि जिंक जहाँ पे जो है, जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे किसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है। पहले हम जिंक कॉपर की बात करेंगे, फिर इसको हम बाद में जनरलाइज करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकती है। जस्ट आपको समझाने के लिए हमने डैनियल सेल की एग्जांपल लिया कि इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस तरह रहेगा, जो हमने पहले इक्वेशन की, नेक्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या आएगा, ई नॉट जिंक इलेक्ट्रोड का प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन के लिए की थी हमने, तो वहां पे n था जनरल, जहां पे n क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। log इनटू कंसंट्रेशन ऑफ mn पॉजिटिव था, यहाँ पे mn पॉजिटिव गुना बड़ा जिंक 2 पॉजिटिव, तो जो आ गया जिंक 2 पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, सिमिलरली फॉर कैथोड रिएक्शन कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो इस कॉपर इलेक्ट्रोड का भी आप पोटेंशियल निकाल लीजिए। बेसिकली कॉपर यहाँ पे कैथोड है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ई कैथोड। तो ई कैथोड किस तरह आएगा, ई कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, ये आ गया कॉपर इलेक्ट्रोड, इक्वल टू इस तरह आएगा ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ mn पॉजिटिव, जहाँ पे mn पॉजिटिव गुना है कॉपर 2 पॉजिटिव है। तो हमारे पास कैथोड भी आ गई, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आ गया। अब आपको पता है ईएमएफ जो सेल का किसके बराबर होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है। ईएमएफ को हम ई सेल भी बोलते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है हमारी, कैथोड है हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड, और एनोड कौन हमारी जिंक की इलेक्ट्रोड। तो जी आपके पास आ गया ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब फर्स्ट में हमने एनोड की वैल्यू लिखी है, सेकंड इक्वेशन में कैथोड की, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसको हमने इसमें से निकालना है, तो दिस माइनस दिस आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई सेल आ जाएगा, ई सेल आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आ गया ई कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस ई जिंक इलेक्ट्रोड। ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चे, जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये जो ई सेल है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये ईएमएफ है। ठीक है बच्चे, ये याद रखना आप लोगों ने। अब हमें दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड का है, ये जिंक का, दोनों की वैल्यू पुट कीजिए। तो ये आ गया ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर पर 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कॉपर माइनस ये आ गया। अब जहाँ पे माइनस था ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली आप जहाँ पे ब्रैकेट करके लिख सकते हो, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस वाला क्या आ जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको और सिंपलीफाई करना है, नॉट वाली इकट्ठी कर लो, तो उसको हम ऊपर लिखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे अब इसको मैंने एक कर लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग कर लिया, नॉट वाले इकट्ठे कर लिए, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव, ये इकट्ठे कर लिए। प्लस अब यहाँ पे देखिए 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इधर भी है, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इधर भी है, इसको कॉमन निकाल लिया। जहाँ क्या बचा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस, ये माइनस क्यों है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो बाहर का रखा है प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव। तो अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग, सॉरी लॉग ए डिवाइडेड बाय बी होता है। तो ई सर हमारा किस तरह आ जाएगा, ई सर जहाँ से ये हमने कर लिया। अब ये देखिए, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एनोड का। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा, ये आ गया ईएमएफ यहाँ ई सेल। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमें क्या देगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ देगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल लिख सकते हैं। तो ये आ गया ई सेल, ये आ गया ई नॉट सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट सेल प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, ये आ गया लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, तो आ गया लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय जिंक 2 पॉजिटिव। आपको मैंने बताया कि फार्मूला याद रखना है, लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है, ये होता है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये लॉग ए है, ये लॉग बी है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब जहाँ पे प्लस है इसको आप माइनस कर सकते हैं। माइनस कैसे करना है आपने, इस प्लस को माइनस करने के लिए इनको उल्टा कर देना है, ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो ये आएगा माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। अब अगर हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है, ये तो हमने डैनियल सेल की एग्जांपल ली,
हमारे पास सेल जो होता है उनमें कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकती है, कापर की हो सकती है, जिंक की हो सकती है, निकल की हो सकती है, कोबाल्ट की हो सकती है। तो हमने जनरल लेना है कि एनोड के ऊपर मान लीजिए हमारे पास जो मेटल है वो हमारे पास एम है और कैथोड के ऊपर जो मेटल है वो है एम डैश है। तो दोनों की रिएक्शन हम लिखनी है, हमने रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। बेशक एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है पर हमने रिवर्स करके ही लिखनी है। तो मान लीजिए नोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है एम एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स एम, जैसे जो जिंक 2 पॉजिटिव लिखा था हमने, तो जो हमने जनरल लिख दिया एम एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन। और कैथोड के ऊपर हमने मैटर रख दिया एम डैश, जैसे वहां पे कॉपर था तो एम डैश एन पॉजिटिव क्या है, चार्ज है उसके ऊपर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो जी हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे आ गया मेटल बन गया एम डैश। अब यही इक्वेशन हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो ई सेल क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एन आएगा क्योंकि रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। आएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव, जो एनोड के ऊपर मेटल था, बेसिकली जिंक जो है एनोड के ऊपर था तो एम एन पॉजिटिव आ जाएगा। कॉपर कहाँ था, कैथोड के ऊपर, तो एम डैश आ जाएगा। कौन सा आएगा, जो कैथोड के ऊपर मेटल आना है, तो एम डैश एन पॉजिटिव ये आ जाएगा। तो ई सेल हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय एन लॉग। हम जनरल लिख सकते हैं कि यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन आएगी, उस मेटल आयन की जो कहाँ पे होगा, एनोड के ऊपर, जैसे जिंक है। और नीचे कौन सा आएगा, जो मेटल आयन कहाँ पे होगा, कैथोड के ऊपर, जैसे कॉपर है। तो आपने देखना है एनोड वाला मेटल आयन कौन है, कैथोड वाला कौन है, यहाँ पे लगा देना है। हो सकता है आपको दिया हो सिल्वर और कॉपर दिया हो, उस केस में जो है सिल्वर कैथोड होगा, कॉपर एनोड होगा। जिंक और कॉपर दिया है तो जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है। तो आपने देख के चलना है, समझ लेना आपने कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, वो यहाँ पे आपने उनके मेटल आयन की कंसंट्रेशन लिख देनी है। इस क्वेश्चन को हम थर्ड क्वेश्चन मानेंगे और इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, नॉन इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल जहाँ EMF। ये इक्वेशन भी हमें क्या बता रही है, ये हमें मैथमेटिकली बता रही है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। मैंने बेसिकली इसमें टेम्परेचर जो है 298 केल्विन लिया है। अगर आप 298 केल्विन नहीं लेना चाहते हो फिर आप वही लिखो RT अपॉन NF, जो है RT की जगह R की जगह तो 8.314 ही आएगा। T की जगह जो टेम्परेचर दिया होगा वो लगा लेना है। N भी आनी रहेगा, ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन है। F फिक्स है, वो आएगा 96,500। तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जनरली आपको इसी का पूछेंगे, 298 केल्विन टेम्परेचर दिया होगा तो आपने यही लगाना है 0.0591 डिवाइडेड बाय n, सीधा लगा देना है। ऊपर लिखना है आपको कंसंट्रेशन दी होगी मेटल आयन की जो एनोड के ऊपर है, नीचे आप लेना कैथोड वाले का, तो न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर। अब देखो जी, जैसे जी कंसंट्रेशन चेंज होगी, ये पूरी वैल्यू चेंज होगी, आपका जो सेल पोटेंशियल है EMF है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो जी हमें इक्वेशन बता रही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन EMF ऑफ ए सेल। और ये क्या बच्चे जी याद है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जी, जैसे सॉरी स्टैंडर्ड EMF है। दिस इज स्टैंडर्ड EMF, दिस इज EMF, ठीक है। ये दोनों में फर्क है, इसको ई सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ई सेल बोलते हैं। ये तब है जब टेम्परेचर 298 केल्विन है और उस जो कंसंट्रेशन मेटल आयन की है 1 है, उस समय है ये। तो ये फिक्स होगा, ये वैल्यूज आपको दी होंगी एग्जाम में, ई सेल इतना है। तो जहाँ आपको कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, एनोड का भी दिया होगा, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के ये निकाल सकते हैं। चलिए आपको जो न्यूमेरिकल हम एक करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको हमने कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन को। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, आपको समझ आए। कैलकुलेट EMF ऑफ ए सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको ये पास सेल दिया हुआ है जिसमें रिएक्शन लिखी हुई है, कॉपर 2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0.01 मोलर, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन है कॉपर आयन की, प्लस जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव और ब्रैकेट में लिखा है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जिंक आयन की 0.001 मोलर प्लस कॉपर, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर बन रहा है, जिंक 0 था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो एन यहाँ पे क्या है, आप इनको रिएक्शन को ब्रेक भी कर सकते हैं, नोड वाली अलग कर सकते हैं, कैथोड वाली अलग कर सकते हैं। जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, वो लिख सकते हैं, आपने पहले भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया गया है -0.76, इसी तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर दिया गया है +0.34। तो ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। तो आपको पता है E0 सेल जो है वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड EMF किस तरफ आएगा, वो आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये आ गया 0.34 माइनस 0.076, ये आ गया 1.10 वोल्ट। ये हमने E0 सेल क्यों चाहिए हमें, बेसिकली आपको जो फार्मूला था आपको याद होगा, हमने किया है E सेल किसके बराबर होता है, E0 सेल -0.591 डिवाइडेड बाय n log
कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयन कैथोड आयन। तो यहाँ पे हमें E0 सेल चाहिए था पहले, इसलिए मैंने पहले E0 सेल ही निकाल दिया। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ किस तरह होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, वो दोनों गिवन थे तो दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये आ गया 1.10। आगे फार्मूला आ गया 0.591, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आ गया log कंसंट्रेट जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेट कॉपर 2 पॉजिटिव। इस ऊपर जिंक क्यों लिखा है, क्योंकि जिंक जहाँ पे क्या है नोड है, और ना कॉपर क्यों लिखा है, क्योंकि कॉपर जहाँ पे क्या है कैथोड है। अब दोनों की कंसंट्रेशन भी दी हुई है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन बच्चे, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये कितनी दी हुई है 0.01, और ये कितनी दी हुई है 0.001, ये लिख लिया मैंने। इसको आप यहाँ पे हटा सकते हैं कि 10 बनेगा, जहाँ आप सिंपलीफाई बहुत ही मैथ आपका वीक है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/100, इसको लिख सकते हैं 1/1000। सिंपलीफाई किया, 1000 ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया, बच गया 10। अब log 10 जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पे तो कोई चीज नहीं है कि 1.10 माइनस 0.591 डिवाइड बाय 2 log 10 आ गया 1, तो ये आ गया 1.10 माइनस 0.591 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 1.10, इसको डिवाइड किया जो आ गया 0.02955, 1.10 से जो सब्ट्रैक्ट किया जा गया 1.07045 वोल्ट। तो ये इसका क्या आएगा सेल पोटेंशियल आया। देखो आपने कंसंट्रेशन चेंज की तो आपका सेल पोटेंशियल जो है वो चेंज हो गया। ऐसे जो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या था इसका 1.1 था, आप ये कितना आ गया 1.07 आ गया। अनदर एग्जांपल करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए सेल इन व्हिच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, निकल प्लस 2 Ag पॉजिटिव, ब्रैकेट में इसका कंसंट्रेशन लिखा हुआ 0.002 मोलर, गिव्स निकल टू पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन लिखा हुआ निकल आयन का 0.160 मोलर प्लस 2 Ag। तो ये रिएक्शन दी हुई है और आपको गिवन दिया गया है जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है सेल का वो कितना है 1.05। तो इसमें और इजी हो गया, आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना नहीं है, आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया है। हमको पता है ईएमएफ जो होता है सेल का किस तरह होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कैथोडिक आयन। एनोड कौन है यहाँ पे पहले वो देखना पड़ेगा, तो नेचुरली आप इस रिएक्शन को देखो, निकल की ऑक्सीडेशन हो रही है और सिल्वर की रिडक्शन हो रही है, तो निकल एनोड है, सिल्वर क्या है कैथोड है। अब यहाँ पे क्या है, क्या आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, निकल गिव्स निकल टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन हो रही होगी और सिल्वर के ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से लूज किए हैं, 2 गेन करेगा 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Ag। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों ने, ई सेल किस तरह रहेगा, ई नॉट सेल जाएगा 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक आयन निकल टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कैथोडिक आयन को सिल्वर पर, इसकी पावर 2 करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। आपको याद होगा जो पहले मैंने शुरू की थी जब इक्वेशन ड्राइव की थी, a मोल्स ऑफ a प्लस b मोल्स ऑफ b गिव्स c मोल्स ऑफ c प्लस d मोल्स ऑफ d, तो मैंने क्या लिखा था, उनकी पावर्स लिखी थी, जितने आगे मोल लिखे होते हैं इतनी पावर लिखी होती है। तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे Ag पॉजिटिव की पावर कितनी लिखी है 2 लिखी है। अब आपको पता है ये कंसंट्रेशन दी हुई है 0.160 है, 0.002 है बच्चे, ये डबल जीरो है 0.002 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल मैथ आ गया 1.05 माइनस 1.05 कहाँ से आया, ये गिवन दिया हुआ है 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log, इसको आप हटा लीजिए डेसिमल जो आएगा 160 डिवाइडेड बाय 1000, ये स्केयर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1000, 2 डिवाइडेड बाय 1000 तो ऊपर लेके क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, 1000 डिवाइडेड बाय 2, 1000 से 1000 कैंसिल, 2 ये गया 16, 8 से फिर 2 गया 4 से, तो हम 40 बचा, तो हम 40 को 4 इंटू 10 कर सकते हैं, 4 इंटू 10 इंटू 1000, तो 4 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, 3 जीरो जहाँ से 1 जीरो जहाँ से, तो ये आपका आ गया 1.05 माइनस 0.591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ, 2 बार log लिख दिया, एक ही बार लिखना है, log ऑफ 4 इंटू 10 पावर 4। अब इसको हम क्या रख सकते हैं, log a इंटू बी किस तरह होता है याद रखना है, जो होता है log a प्लस log b, ये फार्मूला है, log a इंटू बी किस तरह होता है log a प्लस log b, तो ये log a इंटू बी है, तो ये आएगा log 4 प्लस log 10 की पावर 4, तो ये लिखा मैंने 1.05 माइनस 0.591 डिवाइड बाय 2 log 4 प्लस log 10 की पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, log m की पावर n क्या होता है, जो होता है n log m, ये भी फार्मूला याद रखना है, log m की पावर n हो जो होता है n log m, क्योंकि ये आ गया log n की पावर n आ रहा है, तो 4 को हम नीचे ला सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड टू log 4 आ गया जी, प्लस ये पावर नीचे ले आए,
एन लॉग एन 4 log 10 log 10 जो होता है 1 होता है, जी क्या आएगा 1.05 माइनस 0.591/2। तो जी log 4 की वैल्यू आपने log टेबल से देखनी है, जो होती है 0.6040, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, प्लस 4 इंटू 1 क्या आ गया 4 आ गया, 4 को इसमें ऐड किया, जब बन जाएगा 4.6040, तो ये आ गया 1.05 माइनस 0.0591/2 इंटू 4.6040। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, सिंपल मैथ है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे log 4 की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की थी 6020 था, ये करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप इनको डिवाइड कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आएगा 0.1360, जो कर सकते हैं आप लोग, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो ई सेल किसका रहा है 1.05 माइनस 0.1360 जाएगा 0.914 वोल्ट। देखिए जैसे जैसे सेल वर्क करता जाएगा, सेल का पोटेंशियल क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये आपने देखा यहाँ पे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं, जी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे याद रखना है। फिर एक बात आपने याद रखनी है, आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको लॉग टेबल जो है वो देखना आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है, जो आपका कंसर्न मैथ टीचर है उससे आप समझिए कि सर लॉग जो टेबल होता है कैसे देखते हैं, उसमें आपको करैक्टरिस्टिक मैंटीजा पढ़ना पड़ता है। जिन्होंने बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको पता होगा लॉग टेबल कैसे देखते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता नहीं आता तो फिर आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा कि लॉगरिथम जो होता है क्या होता है, उसके टेबल को कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे उसको रीड किया जाता है, जैसे log 1 2 3 4 कैसे देखते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 2 न्यूमेरिकल भी करवाया है मैंने, इसमें मेन यही था कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल के ऊपर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या असर होता है, और सिमिलरली जब इलेक्ट्रोपोटेंशियल के ऊपर फर्क पड़ेगा तो डेफिनेटली जो सेल पोटेंशियल होता है उन्हीं का डिफरेंस होता है, तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल के लिए आपने नर्नेस्ट इक्वेशन ड्राइव की, उसी को हमने फिर किसके ऊपर अप्लाई कर दिया, सेल पोटेंशियल के ऊपर, बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल। अब जनरल जैसे जहाँ हमने पीछे वाले एग्जांपल निकल सिल्वर की है, तो वो तो डैनियल सेल नहीं है, आप किसी भी सेल के ऊपर इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, जैसे नीट का एग्ज़ाम आपने देना है, उसमें आपको 100% कहता हूँ, आपको इस फार्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन पक्का मिलेगा। आपको 2 इलेक्ट्रोड दी होंगी, उनका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया होगा, आपको जो है रिएक्शन दी होगी, या रिएक्शन खुद भी आपको पता होनी चाहिए कई बार, तो आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो कई बार आपको जो है कुछ इलेक्ट्रोड ऐसी होती हैं जिनका आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जवानी भी याद होना चाहिए, जैसे कॉपर का आपको हमेशा याद रखना है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है प्लस 0.34 होता है। इसी तरह से आपको जो सिल्वर है, सॉरी जो आपने कॉपर का हो गया 0.34, और फिर जिंक का आपको याद रखना है माइनस 0.76 वोल्ट होता है। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो देख लेनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमने अरेंज किया होता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। वहाँ पे एक टेबल दिया है, लिथियम, सोडियम, फिर कॉपर, जिंक, सबकी वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, उस ऑर्डर में जब उसको हम अरेंज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो अगर आपको मैं जो वीडियो भेजा था उसमें नहीं समझ आया था, तो इसके ऊपर भी आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, सर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके ऊपर थोड़ा बता दीजिए, तो फिर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो आपको देखना बड़ा ज़रूरी है, वो आनी चाहिए। तो जैसे उसमें आप छोटी सी एग्जांपल दूँ, आपको एग्जाम में पूछना है कि कौन सा मेटल जो है वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जैसे आपको याद रखना कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लिया गया है, उसको रेफरेंस मान लिया जाता है। उससे जिनका कम है, जैसे माइनस में है, सोडियम है, लिथियम है, उनका नेगेटिव है, और जो कॉपर है, सिल्वर है, इनका पॉजिटिव में है। तो जो पॉजिटिव वाले मेटल्स हैं अगर उनमें एसिड डाला जाएगा, HCl वगैरह, सल्फ्यूरिक एसिड, उनमें से गैस लिबरेट नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस। बट जो नेगेटिव वाले हैं, जैसे आप सोडियम मेटल लोगे, उसमें अगर आप HCl डालोगे, वहाँ से इमीडिएटली क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जी आपको वहाँ एप्लीकेशन 4-5 इसकी एप्लीकेशन हैं, रिएक्टिविटी देखने के लिए भी पता चलता है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के आप बता सकते हैं कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पर मुझे बुक पे अगर मिलता है तो आपको मैं
जैसे ये बुक है बच्चे, ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है, दिनेश की बुक पड़ी हुई है, तो इसमें ये पूरी सीरीज़ लिखी हुई है। इसमें आगे इनकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। तो ऊपर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर इन्होंने लिखी हुई है पॉजिटिव वाली और नीचे नेगेटिव वाली लिखी है। लिथियम लिखा हुआ है सबसे नीचे और ऊपर लिखा हुआ है फ्लोरीन लिखा हुआ है। तो इन्होंने पॉजिटिव वाली ऊपर लिखी हुई है और नेगेटिव वाली नीचे लिखी हुई है। अगर आप प्रदीप की बुक देखोगे, इन्होंने रिवर्स लिखा हुआ, नीचे वाली ऊपर वाली नीचे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने जो हाइड्रोजन है उसका जीरो देख लीजिए। इससे ऊपर जितने भी मेटल है जिनका पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे एसिड के साथ। जो नीचे वाले हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। इसी तरह से रिएक्टिविटी आप बता सकते हो, जो नेगेटिव वाले हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इनके मुकाबले में। जैसे आपको पूछे कोई कि यहाँ पे एक लिथियम है, एक पोटाशियम है, लिथियम और पोटाशियम में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लिथियम का 3.05 है, पोटाशियम का -2 पॉइंट कुछ है। तो जिसका ज़्यादा नेगेटिव है, -3 वाला ज़्यादा है, तो लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, आपके पोटाशियम से। ऐसे ही आपको पूछे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जहाँ कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आपको पता है जिंक का -0.76 है, आज ही न्यूमेरिकल में करवाया आपको, और कॉपर का +0.34 है। तो किसका ज़्यादा नेगेटिव है, तो जिंक विल बी मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो एक रिएक्टिविटी देखने के लिए भी हमें ये सीरीज जो है काम आती है। और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, एक वीडियो मैंने आपको डाला हुआ था, वहाँ से आप देख के समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पता चलेगा तो फिर आप मुझे बताएंगे, मैं इसके ऊपर आपको एक जो है लाइव वीडियो में बता दूंगा क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।